हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हमारे सभी साथी? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और अभी हम लोग हैं हिंदी के इस महत्वपूर्ण क्लास में। आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें पेपर 2 में हिंदी के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो फिर आप बहुत ही सही क्लास में हैं। और इस क्लास में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। हिंदी के वो प्रश्न जो कि जेएसएससी के द्वारा पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी आप लोगों को एग्जाम में हिंदी के ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आप भी हिंदी के बारे में जानना चाहते हैं, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखना चाहते हैं, तो फिर यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में कुछ ना कुछ बेहतरीन और कुछ नया हम लोग जरूर सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? विश्व हिंदी सम्मेलन, और वो भी प्रथम। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया था, ये है पूछा गया है। अब इसके 4 ऑप्शन है, लखनऊ, नागपुर, कोलकाता, शिमला। और सेम इसी प्रकार से एग्जाम में भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन रहेगा, इसके 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको एग्जाम में सही आंसर बताना है। तो एक बार यहां पे भी आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शंस में से सही आंसर क्या हो सकता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर बात करें तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहां पे? नागपुर में किया गया था। कहां पे? नागपुर में। याद रहेगा सभी को, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में। अच्छा, कब किया गया था यह भी इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे 1975 में। कहां पे? नागपुर में। ये आप देख सकते हैं। आपको याद क्या क्या रखना है? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में, ठीक है, मॉरिशस में। अगर बात करें तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन की तो नई दिल्ली में और 1983 में। तो आपको ये तीनों याद रखना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड याद रखना है। 1975, 1976, 1983, नागपुर, मॉरिशस और नई दिल्ली। ठीक है, क्लियर? चलिए आइए, विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? बताएंगे। विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है और जेएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करें, मॉरिशस। कहां पे? मॉरिशस में, ऑप्शन डी। अगर मॉरिशस की बात करें, द्वितीय हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पे? मॉरिशस में। अभी हम लोग देखिए 1976, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें विश्व हिंदी सचिवालय, तो ये आप देख रहे हैं विश्व हिंदी सचिवालय, और ये है कहां पे? ये मॉरिशस में है। ठीक है, कहां पे है? मॉरिशस में है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? बताएंगे। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? बताएंगे। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान। तो अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय कबीर सम्मान की, ये दिया जाता है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो है वो दिया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कबीर जी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए, कबीर जी के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध थे। निम्न में से किस पत्रिका की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, हिंदी के महान कवियों में से एक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब बताएंगे आप लोग कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कौन से पत्रिका की शुरुआत की गई थी? कवि वचन सुधा, बनारस अखबार, प्रजामित्र, तत्वबोधिनी। क्या होगा सही आंसर? 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। चलिए बताएंगे सही आंसर। तो अगर हम लोग सही आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा। ये आप देख रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को,
और इनके द्वारा कवि वचन सुधा ये एक पत्रिका है और इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। तो आपको ये याद होना चाहिए, कवि वचन सुधा किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए, निम्न में से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज के क्लास में जितने भी प्रश्न आप देखेंगे सब एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रश्न बताएंगे। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कौन से कवि को बताएंगे? कठिन काव्य का प्रेत बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को, कवि केशव दास को कहा जाता है। किसे? कवि केशव दास को। यानी ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य के कितने भेद हैं? अब बताइए वाक्य के कितने भेद हैं? अब हिंदी ग्रामर का पार्ट इसमें आ गया है। अब हिंदी ग्रामर का पार्ट तो वही बता पाएगा जो हिंदी ग्रामर पढ़ा होगा। अब वाक्य जो पढ़ा होगा वही वाक्य के भेद पढ़ा होगा और वाक्य के भेद आपको जानने होंगे क्योंकि आपको पढ़ना है वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेदों की अगर बात करें तो वाक्य के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अब 8 भेद कौन कौन है ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वाक्य क्या है ये भी बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वाक्य समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग वाक्य के भेद पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले वाक्य समझते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द के सार्थक समूहों को वाक्य कहते हैं। आप बोलेंगे सर मतलब? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बने या फिर एक सार्थक शब्द बने, सार्थक शब्द का मतलब है कि उसका कोई मीनिंग हो। जैसे तुम कैसे हो, ये 3 शब्द मिला हुआ है। तुम कैसे हो, कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं, लेकिन मीनिंग बना है एक। क्या पूछ रहा है? तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक सार्थक शब्द, एक मीनिंगफुल शब्द बने तो उसे कहेंगे वाक्य। समझ में आया? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक मीनिंगफुल शब्द बनता है तो उसे वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के भेद कितने होते हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। ये वाक्य के 8 भेद हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इन 8 भेदों की तो इन 8 भेदों के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए 8 भेदों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग विधानवाचक वाक्य के बारे में देखते हैं। अगर हम लोग बात करें विधानवाचक वाक्य की, वाक्य के उसमें जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जिसमें किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भारत एक देश है, हमें क्या मिला? जानकारी मिला कि भारत क्या है? एक देश है। झारखंड एक राज्य है, हमें क्या मिला? जानकारी मिला। क्या? कि झारखंड एक राज्य है। ठीक है, मिला ना? रांची एक शहर है, हमें क्या मिला? जानकारी मिला। क्या जानकारी मिला? कि रांची जो है वो एक शहर है, रांची एक देश नहीं है, रांची एक राज्य नहीं है, रांची एक शहर है। जानकारी मिला। तो वैसा वाक्य जिसमें कोई जानकारी हमें मिलती है उसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। बहुत ही आसान है, कोई भी जानकारी हमें मिल गई उसे विधानवाचक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं निषेधवाचक। अब निषेधवाचक का क्या मतलब है? जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक। यानी कार्य नहीं हुआ, मैंने क्लास नहीं लिया, निषेधवाचक वाक्य। क्या हुआ? क्लास लिया ही नहीं। मैंने खाना नहीं खाया, तो यहां पे क्या हो रहा है? खाना नहीं खाने का काम हो रहा है, जिसमें कार्य ना होने का काम हो रहा है, काम हुआ ही नहीं है। मैं नहीं गया था,
मैं दिल्ली नहीं गया, निषेधवाचक वाक्य। मैंने पानी नहीं पिया, निषेधवाचक वाक्य। मैंने चोरी नहीं की, निषेधवाचक वाक्य। तो वैसा वाक्य जिसमें कोई कार्य नहीं हो वो निषेधवाचक। कार्य हुआ ही नहीं है, ठीक है, कार्य नहीं हुआ है। मैंने होमवर्क नहीं किया, मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने रोटी नहीं बनाई, मैं गाड़ी नहीं चलाया, क्या होगा? निषेधवाचक। ठीक है, तो निषेधवाचक वाक्य भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए। निषेधवाचक वाक्य क्या है? जिसमें नहीं का प्रकोप। ठीक है, चलिए प्रश्नवाचक, बहुत आसानी से आप प्रश्नवाचक भी समझ सकते हैं, जिसमें कोई प्रश्न पूछे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां पढ़ते हो, तुम कहां रहते हो। मैं जब ये क्लास शुरू करता हूं तो आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, कैसे हैं आप लोग, तो वो भी क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, और यहां पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक तो आप लोग आसानी से समझ पा रहे हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज्ञावाचक, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब आज्ञा दी जाती है या फिर क्या दिया जाता है? किसी प्रकार की आज्ञा या फिर प्रार्थना। जैसे भगवान हमें शक्ति देना, भगवान हमें बुद्धि देना, ये क्या है? आज्ञा। हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एक गिलास पानी दो, हम लोग उसे आज्ञा दे रहे हैं, उसको हम लोग काम करने को बोल रहे हैं। सुनो, तुम लोग पढ़ाई करना, क्या होता है? आज्ञा देना होता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क देता है, ये वाला होमवर्क कल तुम लोग करके लेके आना, आज्ञा देता है कि भाई तुम करो काम। ठीक है, तो आज्ञावाचक भी आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें आप अगर आपसे बड़े हैं तो आप प्रार्थना करेंगे, अगर आपसे छोटे हैं तो आप आज्ञा देंगे। ऐसा तो है नहीं, अगर आपसे बड़े हैं तो आप आज्ञा तो नहीं दे सकते हैं, आप प्रार्थना करेंगे। आपसे अगर बड़े हैं, अगर आपको अपने टीचर के साथ बात करना है, आपको अपने टीचर को कुछ बोलना है, सर मेरी कॉपी कल आप ले आइएगा, हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, ए टीचर कल ले आना, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। तो अगर हम लोग बड़े को बोलते हैं तो उसे कहते हैं प्रार्थना, और अगर हम लोग छोटों को बोलते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग आज्ञा। ठीक है, तो आज्ञावाचक आप लोग समझ सकते हैं। एक गिलास पानी लाओ, ये आप क्या दे रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं, आप लोग पानी लाने को बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए विस्मय यदि वाचक। ठीक है, इसमें क्या है? वो वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, ओहो कितनी ठंडी रात है, यानी ठंडा लग रहा है, बहुत गहरी अनुभूति प्राप्त हो रही है, उफ बहुत गर्मी दे रही है। तो क्या लग रहा है? गर्मी लग रहा है, कुछ अनुभूति हो रही है, मुझे कुछ फील हो रहा है, बहुत बारिश हो रही, उफ कितनी बारिश हो रही है ना, उफ कितनी बारिश हो रही है, हाय कितनी गर्मी दे रही है, उफ कितना ठंडा लग रहा है। तो ये क्या है? ये मुझे फील हो रहा है। ठीक है, अनुभूति हो रही है, तो उसे कहते हैं विस्मा यदि वाचक। ठीक है, विस्मा यदि वाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इच्छा, जिसमें किसी प्रकार की इच्छा हो, भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, भगवान तुम्हें शक्ति दे, भगवान तुम्हें बुद्धि दे, भगवान मुझे भी बुद्धि दे। ठीक है, भगवान करे आप लोगों की नौकरी लग जाए, भगवान करे आप लोग सीजीएल का एग्जाम जो है वो क्रैक कर दें और आप एएसओ बन जाएं। ठीक है, तो ये क्या है? इच्छा है, आपके मन में भी इच्छा होगी, आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, तभी आप इस क्लास को भी कर रहे हैं, तभी आप हिंदी को पढ़ रहे हैं, तो उसे कहते हैं इच्छावाचक। आप लोग आसानी से इच्छावाचक भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे संकेतवाचक। तो संकेतवाचक किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक बात का काम होना दूसरी बात के काम होने पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक कहते हैं। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी पहला अगर हुआ तो दूसरा होगा। अगर जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए अगर आप सीजीएल के एग्जाम में पास हुए तो आपकी नौकरी लगेगी, यानी आपका दूसरा जो क्राइटेरिया है
वो पहले के ऊपर डिपेंड है। पहला अगर फुलफिल होता है तब दूसरा होगा। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, वर्षा नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। अब फसल का अच्छा होना वर्षा के ऊपर डिपेंड है। आपका नौकरी लगना एग्जाम क्लियर होने के ऊपर डिपेंड है। अगर आप एग्जाम में पास हुए तो आपकी नौकरी लगेगी। आपकी नौकरी ऐसे नहीं लगेगी, आपको उसके लिए एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो पहला फुलफिल होगा तब दूसरा फुलफिल होगा। एग्जाम पास करेंगे तो नौकरी लगेगी। चलिए एक और देखते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम पास करेंगे। अब एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पहला नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम भी पास नहीं करेंगे। तो आप तभी एग्जाम पास करेंगे जब आप पढ़ेंगे। तो पहला फुलफिल होना चाहिए, आप पढ़ने चाहिए। अगर आप पढ़ लिए तो एग्जाम भी पास करेंगे और एग्जाम पास कर लिए तो नौकरी भी लग जाएगी। ठीक है, संकेतवाचक। चलिए संदेहवाचक, बहुत ही आसान है। संदेहवाचक, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उसे संदेहवाचक। वर्षा होने की संभावना है, संदेह है, ऐसा नहीं है कि वर्षा होगी ही। ऐसा है क्या? आप कह सकते हैं कि सीजीएल का एग्जाम 22 सितंबर को ही होगा, हो सकता है। आप कंफर्म नहीं है कि 22 सितंबर को होगा। संदेह, मेरे मन में संदेह है, होगा या नहीं होगा, कंफर्म है ही नहीं। कंफर्म है क्या है? कंफर्म है कल दोबारा दिन होगा, कंफर्म है। कल शनिवार होगा, कंफर्म है। परसों रविवार होगा, कंफर्म है। रात को चांद और तारे दिखेंगे, कंफर्म है। लेकिन सीजीएल का एग्जाम होगा, कंफर्म है। बारिश होगी, कंफर्म है। कल गर्मी देगी, कंफर्म है नहीं। बरसात हो सकती है, ठंडा लग सकता है। संदेह, जिसमें आपको संदेह हो रहा हो। ठीक है, तो सॉरी, आप समझ गए 8 भेद। रचना के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या फिर जटिल वाक्य। रचना के आधार पर, वो तो हम लोग अर्थ के आधार पर देखें कि अर्थ के आधार पर टोटल 8 हैं। ठीक है, वाक्य के अर्थ के आधार पर टोटल 8 भेद हैं, लेकिन रचना के आधार पर 3 भेद हैं। 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और जटिल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। सरल वाक्य समझते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य समापिका क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य। आदित्य पढ़ता है, सिंपल साधा। देखिए सरल वाक्य क्या है? जिसमें एक क्रिया हो रही हो, एक काम हो रहा हो। क्रिया का मतलब क्या है? काम, काम हो रहा हो, एक काम हो रहा हो, सरल वाक्य। आदित्य पढ़ता है, यहां पे क्रिया क्या हो रही है? काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। यहां पे क्रिया की अगर बात करें, क्या क्रिया हो रही है? पढ़ने का। पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? आदित्य पढ़ रहा है। तो सिंपल सा चीज है, आदित्य पढ़ रहा है, सरल वाक्य है। ठीक है, अगर संयुक्त वाक्य की बात करें, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक कार्य हो रहे हैं उसे कहते हैं क्या? संयुक्त वाक्य। वह सुबह गया और संध्या को लौटा। वो सुबह गया और शाम को लौटा, 2 काम हो रहा है। पहला काम सुबह को जाने का, दूसरा काम शाम को वापस आने का। 2 काम हो रहे हैं तो संयुक्त वाक्य, दोनों काम मिला हुआ है। समझ रहे हैं? 2 काम हो रहे हैं। पहला काम सुबह को जाने का हुआ, पहली क्रिया सुबह को जाने का हुआ, दूसरी क्रिया शाम को आने का हुआ। तो जिसमें एक से अधिक काम हो रहे हो, जिसमें एक से अधिक क्रिया हो रही हो, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए मिश्र या फिर जटिल वाक्य। अब मिश्र या फिर जटिल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक मुख्य प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कह सकते हैं। यानी एक जो है वो प्रधान हो, मेन हो, और दूसरा उसके ऊपर ही डिपेंड हो। जैसे जो ही उसने दवा पी वो सो गया। वो कब सोया? जो ही उसने दवा को पिया। समझे? जो ही उसने पानी पिया उसकी प्यास मिट गई। प्यास कब मिटी? जब पानी पिया। देखिए काम 2 हो रहे हैं,
पहला तो पानी पीने का काम हो रहा है, दूसरा प्यास मिटने का काम हो रहा है। लेकिन प्यास जो मिटा वो पानी पीने के कारण, तो पानी पीना प्रधान हुआ, वही मेन हुआ। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग वाक्य के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे तो वाक्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग फिलहाल इस क्लास में क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस भी आप लोग तभी कर पाएंगे जब आपको उसके बारे में पता होगा। तो इसीलिए हम लोग वाक्य के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख ले रहे हैं कि कौन सा वाक्य क्या है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। ठीक है, तो ये था वाक्य। रचना के आधार पर 3 भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर एक सार्थक शब्द जब बनता है उसे कहते हैं वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र जो है वो उतंड मर्तंड किस शहर से प्रकाशित किया गया था? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। क्या हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो सबसे पहले ये होगा हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र उतंड मर्तंड। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र, तो उतंड मर्तंड। अच्छा, किस शहर से ये हुआ था? कोलकाता से। कहां से? कोलकाता से। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन बी देख सकते हैं, उतंड मर्तंड कहां से? कोलकाता से। ठीक है, कब हिंदी भाषा में पहली बार, कब? 30 मई 1826 में समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। कब? तो 1826 में। ठीक है, किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। याद रखेंगे, हिंदी भाषा की पहली समाचार पत्र कब? 1826 में। किसके द्वारा? जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, इसका नोट्स आप लोग बना लेंगे। ठीक है, 1826 में शुरू हुआ, लेकिन 1827 में आर्थिक तंगी के कारण इस अखबार को बंद कर दिया गया। इस समाचार पत्र को 1827 में बंद कर दिया गया। क्यों? आर्थिक तंगी होने के कारण। ठीक है, यानी 1826 में शुरू हुआ और 1827 में ही इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमर कसना मुहावरा का अर्थ क्या है? बताएंगे। एकदम बहुत ही आसान सा ये मुहावरा है और आप लोगों ने कई बार सुना है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपने कई बार सुना होगा। कमर कसना मुहावरे का अर्थ आप लोग 9, 10, 8 में भी हिंदी पढ़े होंगे। ऐसा तो है नहीं कि 8, 9, 10 में हिंदी नहीं पढ़े होंगे, बिना पढ़ के आ गए। तो वहां पे भी कमर कसना आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत ही आसान सा है। कमर कसना का मतलब होता है तैयारी करना या फिर तैयार होना। ठीक है, कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना या फिर तैयारी करना। होता है ना, जैसे युद्ध में जब युद्ध होता है तो क्या कहते हैं? युद्ध होने वाला है, कमर कस लो। यानी युद्ध होने वाला है, तैयारी कर लो। आपका एग्जाम आने वाला है, अपना कमर कस लीजिए आप लोग। मतलब एग्जाम आने वाला है, अब आप लोग तैयारी कीजिए। तो कमर कसना, तैयारी करना। ठीक है, तैयार होना या तैयारी करना। चलिए आगे बात करते हैं। दांत पीसना मुहावरे का अर्थ। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। दांत पीसना हम लोग करते हैं ना ऐसे, एग्जाम नहीं निकला मेरा, इस बार तो एग्जाम निकाल के ही छोड़ेंगे, तो करते हैं ना हम लोग, दांत पीसते हैं। इस बार तो एग्जाम निकाल के ही छोड़ेंगे, इस बार तो जॉब लेके ही छोड़ेंगे। दांत पीसना उसी को कहते हैं दांत पीसना। क्या? अत्यधिक गुस्सा होना। ऑप्शन बी, दांत पीसना, अत्यधिक गुस्सा होना। जब कोई एग्जाम हम लोगों से नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम नहीं निकला, इसके बाद तो एग्जाम निकाल के ही छोड़ेंगे। तो उसे ही कहते हैं दांत पीसना। दांत पीसना का मतलब अत्यधिक गुस्सा होना। ठीक है, याद रहेगा।
दो मुहावरे देखे अभी हम लोग। कमर कसना, कमर कसना का मतलब होता है तैयारी करना, ठीक है, या फिर तैयार होना। दांत पीसना का मतलब होता है क्या? दांत पीसना का मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा होना, बहुत गुस्सा, ठीक है। चलिए, दिए गए वाक्य का काल निर्धारण कीजिए। उसने मुझे बचाया। अब बताएंगे, उसने मुझे बचाया किस काल का वाक्य क्या? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीन काल होते हैं। काल कितने होते हैं? तीन ही काल होते हैं। पहला तो हो गया भूतकाल, भूतकाल मतलब जो बीत गया। दूसरा होता है वर्तमान काल, जो चल रहा है। और तीसरा होता है भविष्य काल, जो होने वाला है। तो उसने मुझे बचाया। अब उसने मुझे तो बचा लिया, मैं तो बच गया, नहीं तो मैं मर ही जाता, मैं तो मर ही जाता। उसने मुझे बचा लिया, ठीक है। अब उसने मुझे बचा लिया, ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे बचा रहा है अभी भी, उसने मुझे बचा लिया, इन्हें काम हो गया। तो ये भूतकाल का काम है और पूरा हुआ है, यानी ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आप बोलेंगे सर इसका मतलब, यहां पे जो है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल का मतलब है पूरा नहीं हुआ है। अरे उसने मुझे बचा लिया, पूरा हो गया ना। अगर पूरा नहीं होता तो मैं तो नहीं बचता। उसने मुझे बचा लिया, बचा लिया भूतकाल, और पूरा हुआ है, बच गया मैं बच गया, पूरा हुआ है, अपूर्ण नहीं है, पूर्ण होगा। पूर्ण भूतकाल अगर ऑप्शन में होता तो सही आंसर होगा, लेकिन पूर्ण भूतकाल नहीं है। पूरा हो गया है, पूर्ण हो गया, मैं तो बच गया ना। चलिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे के अर्थ क्या है बताएंगे? अंधे के हाथ बटेर लगना। अब अंधे के हाथ अगर बटेर लग गया तो अंधे को क्या समझ में आएगा कि बटेर है कि क्या है? अंधे के हाथ में अगर आप हीरा दे देंगे तो अंधे को क्या ही समझ में आएगा कि हीरा है कि सोना है कि रूपा है? समझ रहे हैं ना बात? वो तो पत्थर समझेगा हीरा को भी, क्योंकि उसको तो दिखाई देता नहीं है। अंधा है, उसको दिखाई देता नहीं है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब है योग्य अयोग्य को मूल्यवान वस्तु मिलना। यानी मूल्यवान वस्तु, हीरा मिल गया अंधे को, लेकिन उसको तो हीरे के बारे में पता ही नहीं है, वो तो हीरा कभी देखा ही नहीं है। उसको तो हीरे के बारे में पता ही नहीं है। अंधे को हीरा मिल गया, अंधे को सोना मिल गया, लेकिन उसको तो उसके बारे में पता ही नहीं है कि हीरा कितना कीमती वस्तु है। तो अयोग्य को मूल्यवान वस्तु मिलना, अंधे के हाथ बटेर लगना, बहुत ही आसान है। सॉरी, अगर आप लोग रिलेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे अंधे के हाथ बटेर लगना क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देव्यागमन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? देव्यागमन, संधि विच्छेद। अब आपको एग्जाम में संधि विच्छेद भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। चाहे हम लोग सीजीएल की बात करें या फिर झारखंड के किसी अदर एग्जाम की बात करें, उसमें संधि विच्छेद भी पूछा जाएगा। तो देव्यागमन बताएंगे क्या होगा सही आंसर? देवी का आगमन, देवागमन, देवी का आगमन हो रहा है, देवी आ रही है, देवागमन, देवी का आगमन। तो देवी संधि आगमन, प्लस को संधि कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, ये जो प्लस का साइन है उसे प्लस नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे संधि। प्लस के साइन को संधि कहते हैं। देवी संधि आगमन, देव्यागमन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली में एक मौत के लेखक कौन है बताएंगे? दिल्ली में एक मौत, ये क्या है? एक उपन्यास है, और इसके लेखक कौन है बताएंगे? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। दिल्ली में एक मौत, और आप लोगों को बताया भी गया है, इसके पहले आप लोगों को बताया भी गया है दिल्ली में एक मौत के लेखक कौन हैं। सॉरी, आप सभी को पता होगा तबीयत खराब थी मेरी थोड़ी, इसी कारण से ये क्लास नहीं हो रही थी। तबीयत अभी भी बहुत अच्छी नहीं हुई है, लेकिन क्लास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दिल्ली में एक मौत, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, कमलेश्वर, ऑप्शन डी, ठीक है। तो देख सकते हैं दिल्ली में एक मौत, और इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर जी जो है वो दिल्ली में एक मौत के
लेखक हैं। ठीक है, चलिए, दिए गए शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। अब बताएंगे कौन से शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। मक्खी, चप्पल, दर्शन या फूल। कौन सा शब्द ऐसा है जिसका उपयोग सदैव जो है वो बहुवचन में ही होता है, एक वचन में इसका उपयोग नहीं होता है। बताएंगे क्या होगा सही आंसर। निम्न में से किस शब्द का उपयोग हर समय सदैव बहुवचन में होता है। अच्छा, वचन कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होगा। वचन 3 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और अमिताभ बच्चन। 4 प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलिए, तो आपको पता हो गया वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक चीज हो वो एक वचन, जिसमें 2 चीजें हो वो द्विवचन और जिसमें 2 से अधिक वस्तुएं हो वो है बहुवचन। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। मक्खी, मक्खी एक भी हो सकता है। मक्खी ये एक वचन, मक्खियां ये होगा बहुवचन। मक्खियां, बहुत सारी मक्खियां। ठीक है, चप्पल, चप्पल एक भी हो सकता है। चप्पलें, चप्पलें जब कहा जाएगा तो क्या होगा? बहुवचन। चप्पल, एक चप्पल होगा। चप्पलें तो कई सारे चप्पल हैं, तब होगा बहुवचन। अच्छा, फूल, एक फूल भी हो सकता है। एक फूल भी हो सकता है। फूल, कई सारी फूल तो बहुवचन। फूले, फूले क्या होगा? बहुवचन। लेकिन दर्शन, दर्शन का कोई एक वचन, दर्शने ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होता है। जिस तरीके से मक्खियां होती है, चप्पलें होते हैं, दर्शने तो नहीं होते हैं। चाहे आप एक भगवान का दर्शन करें, चाहे आप 10 भगवान के दर्शन करें, आप तो कहेंगे दर्शन ही, आप तो दर्शन ही कहेंगे। ठीक है, तो ये जो दर्शन जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका एक वचन नहीं होता, दर्शन का एक वचन नहीं होता है। ठीक है, चलिए, वह कल दिल्ली आया, काल निर्धारण कीजिए। बताएंगे, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। वो कल दिल्ली आया, बताएंगे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा काल होगा? सबसे पहली चीज, वो कल दिल्ली आ गया। दिल्ली तो आ गया, दिल्ली आ गया, तो पहला चीज हो गया भूतकाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाए। लेकिन पूर्ण या अपूर्ण? पूर्ण, आधा तो दिल्ली नहीं आया है, आया है तो पूरा दिल्ली आ गया है, अब दिल्ली में है तो पूर्ण भूतकाल होगा। हालांकि यहां पे अपूर्ण पूर्ण दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है, अगर काम पूरा हुआ है तो पूर्ण, अगर काम नहीं पूरा हुआ है तो अपूर्ण। दिल्ली आने का काम तो उसका पूरा हो गया है, पूर्ण। कब आया है? कल आया है, यानी बीत गया है, तो भूतकाल। ठीक है, तो वो कल दिल्ली आया, भूतकाल का है। भविष्य काल में क्या होता? वो दिल्ली आएगा, वो कल दिल्ली आएगा, भविष्य काल। वो कल दिल्ली आए। वर्तमान में क्या? वो दिल्ली आ रहा है, वर्तमान। वो दिल्ली आ रहा है, वर्तमान। जो काम हो गया, भूतकाल, हो रहा है भविष्य, वर्तमान काल, होगा भविष्य काल। ठीक है, चलिए, ऑप्शन ए, कुसुम बाहर जाकर रोने लगा, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? बताएंगे, बहुत ही, अभी 3 वाक्य आपको कहा दिखाया गया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। कुसुम जो है वो बाहर जाकर रोने लगा, बताएंगे, अभी बताया गया, जस्ट अभी आपको तीनों वाक्य पढ़ाए गए कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अब बताएंगे कुसुम बाहर जाकर रोने लगा, क्या होगा सही आंसर? इसी प्रकार से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य। पहले वो बाहर गया, उसके बाद रोया,
देखिए दो काम हुए हैं। क्या काम हुआ है? पहला बाहर जाने का काम हुआ है, दूसरा रोने का काम हुआ है। कुसुम दो काम किया है, कुसुम ने ही दो काम किए हैं। कुसुम ही बाहर गया, कुसुम ही रोया। कुसुम ही बाहर गई और कुसुम ही रोई, तो कुसुम ने दो काम किए हैं, संयुक्त वाक्य। ठीक है, लेकिन पहले वो कहां गया? बाहर गया, उसके बाद रोया। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मिश्रित वाक्य क्यों नहीं होगा? सर उसमें भी तो दो काम होते हैं। मिश्रित वाक्य में दूसरा काम जो है वो पहले के ऊपर डिपेंड होता है। ऐसा तो है नहीं कि कुसुम बाहर गया तभी रोया, वो तो अंदर भी रो सकता था। जिस तरीके से अभी आपको बताया गया कि आप पढ़ाई करेंगे तभी पास करेंगे, आप बिना पढ़ाई किए पास नहीं कर सकते, लेकिन कुसुम बिना बाहर जाके रो सकती है, तो ये मिश्रित वाक्य नहीं है। ठीक है, संयुक्त वाक्य है। भारत दुर्दशा में कितने अंक है बताएंगे? ये भी एक उपन्यास है, भारत दुर्दशा। और भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं बताएंगे? अंक का मतलब मार्क्स नहीं, भारत दुर्दशा जो उपन्यास है उसको अंकों में डिवाइड किया गया है। अगर आप भारत दुर्दशा पढ़ेंगे तो आपको अंक वाइज पढ़ना होगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, और उस तरीके से आपको कुल 6 अंक पढ़ने होंगे। भारत दुर्दशा को 6 अंकों में बांटा गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत दुर्दशा अगर आप लोग पढ़ेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये उपन्यास है। अगर आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको 6 अंक पढ़ने होंगे। 6 अंकों में इस उपन्यास को बांटा गया है। आप पहला अंक पढ़ेंगे, दूसरा अंक पढ़ेंगे, तीसरा अंक पढ़ेंगे, वैसे करके 6 अंक आपको पढ़ने होंगे इस उपन्यास के। ठीक है, तो भारत दुर्दशा जो उपन्यास है उसको 6 अंकों में बांटा गया है। कितने अंकों में बांटा गया है? 6 अंकों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है बताएंगे? मेला आंचल जो उपन्यास है उसके लेखक कौन हैं? अगर मेला आंचल उपन्यास की बात करें तो इसके लेखक क्या होगा? फणीश्वर नाथ रेणु। ये आप देखिए, मेला आंचल, एक तरफ आप फणीश्वर नाथ रेणु को देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनकी उपन्यास मेला आंचल को देख रहे हैं। तो मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ऑप्शन की अगर बात करें कहां पे है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलम देश की राजकन्या उपन्यास में किसका मन हमेशा विचलित रहता है? अब आपको तब ये पता होगा जब आपने नीलम देश की राजकन्या उपन्यास पढ़ा होगा। अगर आपने नीलम देश की राजकन्या उपन्यास पढ़ा है तो आपको पता होगा किसका मन विचलित रहता है? राजकुमारी जी का, ऑप्शन बी। सॉरी, राजकुमारी जी का मन जो है वो हमेशा विचलित रहता है, और राजकुमारी जी की 3 महलों के बारे में भी यहां पे बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन होगा बी। इसको काटेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, डी नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पे दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नीलम देश की राजकन्या में राजकुमारी जी का मन हमेशा विचलित रहता है। ठीक है, अब एक बार आप लोग जयकारा लगाएंगे, टाइपिस्ट का जयकारा लगाएंगे। ठीक है, डी दे दिया है। चलिए, अच्छा आप लोग याद रखेंगे जैनेन्द्र कुमार, इसके लेखक कौन है? नीलम देश की राजकन्या के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, चलिए, प्रेमचंद संज्ञा का कौन सा भेद है बताएंगे? प्रेमचंद, कभी प्रेमचंद जी के बारे में आप लोग सुना होगा। अच्छा, संज्ञा तो आपने पढ़ा होगा, इसी क्लास में आपको संज्ञा भी बताया गया है। संज्ञा क्या है? संज्ञा दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है। दुनिया का कोई भी नाम, राम, शाम, ज्योति, कोई भी नाम, रितेश, संज्ञा है। अभिषेक। अब बताएंगे प्रेमचंद। प्रेमचंद क्या है? एक नाम है, और ये कैसी संज्ञा है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्ति की नाम है। प्रेमचंद जो है एक व्यक्ति का नाम है, पर्सनल नाम है। ठीक है, कोई समूह तो है नहीं,
जैसे आपको बोला जाएगा नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी कैसा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। अमित शाह कैसा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। कोलकाता व्यक्तिवाचक। ठीक है, उस तरीके से प्रेमचंद, जब आप प्रेमचंद नाम सुन रहे थे, आपको कभी प्रेमचंद का नाम, कभी प्रेमचंद के बारे में याद आ रहा है, तो प्रेमचंद कैसे संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद कैसे संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए बताएंगे कैसा रहा क्लास आप लोगों का, कैसा रहा, मजा आ रहा है? इसी प्रकार से डेली सुबह 9 बजे हम लोग मजे करेंगे और हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय कर, बाय बाय। सुबह 9 बजे ये क्लास होती है। ठीक है, चलिए।